आज पहली ग्लोबल फिक्र रूस यूक्रेन वॉर की करेंगे। इस युद्ध में इन दिनों ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो पूरे विश्व को चिंता में डाल सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध से विश्व युद्ध वाली चिंगारी भड़क सकती है। हमें ये प्रबल अंदेशा क्यों हो रहा है, तो जल्दी से वो 5 चैप्टर देख लेते हैं जो महाविध्वंस की आहट को सुना रहे हैं। पहला है रूस यूक्रेन में तेज हो चुका ड्रोन वॉर। आज ही यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को समेत 20 शहरों को ड्रोन अटैक से दहलाने की कोशिश की है। दूसरा है पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो की जंगी तैयारी। आज यूएनएससी की इसी मुद्दे पर अहम बैठक है। उधर नेटो आर्टिकल 5 लागू कर सकता है, यानी कि रूस पर नेटो देश मिलकर हमला कर सकते हैं। तीसरा है रूस और बेलारूस की संयुक्त न्यूक्लियर एक्सरसाइज। ये आज ही से शुरू हुई है। पुतिन का डायरेक्ट मैसेज पश्चिमी देशों को है। चौथा है जवाब में नेटो देशों की वॉर एक्सरसाइज, यानी रूस अगर हमला करेगा तो जवाब कैसे देना है, प्रिपरेशन किस तरह पुख्ता रखनी है, ये परखा जा रहा है। और पांचवा है ट्रंप का पुतिन के ऊपर से भरोसा उठ जाना। ट्रंप ने अब पुतिन के लिए मिसजज्ड शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी शांति वार्ता पर उन्हें पुतिन का अब रत्ती भर भरोसा नहीं है। सवाल है कि आखिर इसके बाद क्या होगा। तो चलिए बारी बारी से ये सारे चैप्टर खोलते हैं और ये समझते हैं कि क्या वाकई दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। शुरुआत रूस यूक्रेन में विध्वंसक युद्ध से ही करते हैं, वो भी वीडियो सबूत के साथ। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया है, यूक्रेन ने रूस पर भीषण ड्रोन अटैक किए हैं। रूसी अटैक की एक बानगी रूस के कब्जे वाले लुहांस्क में देखने को मिली। लुहांस्क में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के एम्यूनेशन डिपो को हिट किया। यहां हमले के फौरन बाद किसी परमाणु हमले की तरह मशरूम क्लाउड उठता हुआ दिखा। ये तो हुई बॉर्डर एरिया की बात। अब लुहांस्क से 1000 किलोमीटर दूर मॉस्को में हमले की तस्वीरें भी देख लेते हैं। मॉस्को पर एक साथ कई ड्रोन से हमला किया गया। मॉस्को में रूस के टैंक बेस पर अटैक हुआ। मॉस्को के नारोफोमिन्स्क में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर रहे। आपको बता दें कि नारोफोमिन्स्क में रूस का चौथा कांते मिर्योवस्काया टैंक बेस है। इसके अलावा मॉस्को के आसमान में कई यूक्रेनी ड्रोन उड़ते हुए नजर आए। इन हमलों की वजह से कलुगा एयरपोर्ट कई घंटों तक बंद रहा। यहां रूस ने यूक्रेन के 7 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस पर यूक्रेन का ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था, जिसकी वजह से पुलकोवा एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ा। इन हमलों से 50 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई। प्रिमोर्स्क ऑयल पोर्ट और पंपिंग स्टेशन भी भीषण आग के हवाले हो गया। डिटेल में खबर यह है कि यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 20 से ज्यादा शहरों पर ड्रोन हमला किया था। मॉस्को, ओरियोल, ब्रियांस्क, स्मोलेंस्क, लेनिनग्राद, कलुगा और नोवगोरोद को टारगेट किया गया था। बेलगोरोद, रोस्तोव, तुला और कुर्स्क पर भी स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ। 250 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन रूस के शहरों पर लॉन्च किए गए थे। यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर रूस की सैन्य, ऑयल और एनर्जी फैसिलिटीज थी। रूस का दावा है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 200 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। लेकिन इस रात की लड़ाई में यूक्रेन ने यकीनन बढ़त ले ली है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के तीसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग को भी इस बार टारगेट किया। सेंट पीटर्सबर्ग के रिहायशी इलाकों में कई विस्फोट सुनाई दिए। यहाँ के प्रिमोर्स्क ऑयल पोर्ट पर खड़े एक जहाज में आग लगने का दावा किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस का स्मोलेंस्क भी दहल उठा। यहाँ यूक्रेन ने रूस के एनर्जी ठिकानों पर अटैक किया। लुकोइल कंपनी के कई फ्यूल डिपो यहाँ तबाह कर दिए गए। वहीं यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले ज़ेपोरिज्जिया में भी ड्रोन हमला किया। यहाँ रूस के सैन्य काफिले को टारगेट किया गया। इस हमले से रूस के आर्मर्ड व्हीकल में आग लग गई। आर्मर्ड व्हीकल भीषण आग में खाक हो गया। आपने रूस यूक्रेन में ड्रोन युद्ध की वीडियो फाइल तो देख ली। अब रूस पोलैंड में बढ़ते युद्ध का तनाव भी आपको दिखाते हैं। बारूदी तापमान आप भी इसके बाद महसूस करेंगे। बड़ी खबर यह है कि आज रात भारतीय समय के अनुसार 12:30 बजे, यानी बस कुछ घंटे के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अहम मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ पर बुलाई गई है। पोलैंड की अपील पर बुलाई गई ये बैठक बहुत अहम है। पोलैंड का दावा यह है कि 3 दिन पहले रूसी ड्रोन गलती से उसकी हवाई सीमा में नहीं आए थे, बल्कि रूस ने जानबूझकर ड्रोन्स को भेजा था। जवाब में रूसी ड्रोन्स को मार गिराने का ये पूरा ऑपरेशन पोलैंड की ओर से पूरे 7 घंटे तक चला था। पोलैंड की इस दलील को रूस पहले ही खारिज कर चुका है। वो ड्रोन घुसपैठ के आरोपों को नकार चुका है। यूएनएससी में रूस और चीन भी अहम सदस्य हैं। ऐसे में यहाँ पर होने वाली कूटनीतिक बहस दिलचस्प होगी। यूएनएससी बैठक के नतीजों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन
पोलैंड ड्रोन की घुसपैठ के बाद अब बेलारूस के साथ लगी अपनी सीमा को मजबूत कर रहा है। जमीन और आसमान दोनों की सुरक्षा को पुख्ता कर रहा है। पोलैंड ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा पूरी तरह बंद कर दी है। गुड्स ट्रांसपोर्ट समेत किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिक और इक्विपमेंट तैनात किए गए हैं। ड्रोन हमलों के बीच रूस बेलारूस की आज से शुरू हुई ज़ैपाड स्ट्रेटेजिक ड्रिल को लेकर यह फैसला लिया गया है, जिससे रूस भड़का हुआ है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने बेलारूस से लगे बॉर्डर बंद करने पर पोलैंड को चेतावनी दी है। गंभीर नतीजे भुगतने की वार्निंग दी गई है, लेकिन पोलैंड कोई चूक नहीं चाहता है। इसीलिए बेलारूस यूक्रेन सीमा के पास किसी भी उड़ान पर पाबंदी लगा दी है। पोलैंड ने 9 दिसंबर तक उड़ान पर यह रोक लगाई है। बॉर्डर के पास सिर्फ सैन्य विमानों को उड़ान भरने की इजाजत है। सुरक्षा के लिहाज से सीमा के पास कमर्शियल उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है। सबसे बड़ी बात, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यह आशंका जताई है कि रूस ने दूसरे विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पोलैंड को मजबूरी में युद्ध में उतरना पड़ सकता है। जबकि दिलचस्प यह है कि ट्रंप पोलैंड का खुलकर साथ देने की बजाय पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ की घटना को रूस की छोटी गलती बता रहे हैं। ट्रंप के इस बयान से पोलैंड भड़का हुआ है। इसी मुद्दे पर यह जुबानी फाइट आप भी देखिए। वैसे ट्रंप ने एक और बड़ी बात की है। आपको तस्वीरें याद होंगी। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए ट्रंप ने अलास्का समिट किया था। पुतिन को बुलाकर उनका स्वागत सत्कार किया था। इसके बाद वो ज़ेलेंस्की से व्हाइट हाउस में भी मिले थे। लेकिन अब ट्रंप को लगता है कि उन्होंने पुतिन को समझने में भारी भूल कर दी। एक्सियोस के अनुसार ट्रंप ने अपने विश्वास पात्र लोगों के सामने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने पुतिन की शांति की इच्छा को गलत समझा था, लेकिन उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया कि नेतन्याहू उनके साथ छल कर रहे हैं। असल में हुआ ये था कि ईयू लीडर्स की उनसे हाल ही में फोन पर बातचीत हुई थी। ये बातचीत दोहा में अटैक के बाद हुई थी। ईयू लीडर्स में से ऐसे कई देश हैं जो इजराइल के हमले से नाखुश हैं। दोहा अटैक के बाद स्थिति और जटिल हो चुकी है। वहीं रूस यूक्रेन में शांति की गुंजाइश अब बाकी नहीं है। इन्हीं दो मुद्दों पर ईयू लीडर्स ने जब ट्रंप से बात की तो उन्होंने पुतिन को मिसजज्ड करने वाली बात तो मानी, लेकिन नेतन्याहू के पक्ष में वो पूरी ताकत से खड़े हो गए। वैसे ईयू लीडर्स ट्रंप को इस बात पर मनाने के लिए कामयाब हो गए हैं कि रूस यूक्रेन में शांति नहीं चाहता है और लड़ाई समाप्त करने में उसकी कोई रुचि नहीं है। इसीलिए उसे बातचीत की मेज पर आने के लिए किसी भी हाल में मजबूर किया जाना चाहिए। ट्रंप अब रूस को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर करने वाला कौन सा रास्ता अपनाएंगे? क्या वो सैन्य तरीका होगा या फिर प्रतिबंध कड़े किए जाएंगे? ये अमेरिका जल्द ही तय कर सकता है। लेकिन आज ही रूस ने भी शांति वार्ता पर एक बड़ी लकीर खींच दी है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों पर क्रेमलिन ने तीखा जवाब दिया। ये कहा कि वर्तमान के युद्ध हालात को देखकर यह कहा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता समूहों के स्तर पर संपर्क में अब ठहराव आ चुका है। यानी साफ है कि युद्ध में शांति के प्रयास अब हर ओर से बर्फ की तरह जम से गए हैं। यही वजह है कि युद्ध की तैयारियां अब नेटो की ओर से भी तेज हो चुकी हैं। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो देश वॉर्सो को सैन्य ताकत देने में अब जुट गए हैं। फ्रांस ने कहा है कि पोलैंड की हवाई सुरक्षा के लिए वो 3 राफेल फाइटर जेट भेजेगा। उधर जर्मनी ने एयर पुलिसिंग की तैनाती दुगनी कर दी है। पोलैंड मिशन पर अब 4 यूरो फाइटर जेट रहेंगे। वहीं खुद पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर 40,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है, जो जमीनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा रूस की आक्रामकता को जवाब देने के लिए 10 नॉर्दर्न यूरोपियन नेटो देश कर रहे हैं ट्रासिस 25 वॉर ड्रिल शुरू। 30,000 सैनिकों के साथ पोलैंड सैन्य अभ्यास में शामिल है। लिथुआनिया यहां थंडर स्ट्राइक ड्रिल कर रहा है। सबका मकसद एक है, रूस को काउंटर करना। उधर रूस ने आज से कौन सी बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, ये भी सुन लीजिए। रूस बेलारूस जॉइंट स्ट्रेटेजिक ड्रिल ज़ैपाड 2025 शुरू कर चुके हैं। ड्रिल में न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल ओरेशनिक भी शामिल है। बाल्टिक और बैरेंट सी और ट्रेनिंग ग्राउंड पर यह ड्रिल की जा रही है। अभ्यास में सेना और क्षेत्रीय कमांड के समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। यानी रूस और नेटो दोनों ही अपनी सैन्य ताकत एक दूसरे को दिखा रहे हैं। हम किसी से कम नहीं, हम भी हैं जोश में जैसी टैगलाइन के साथ तीसरे विश्व युद्ध की विध्वंसक पिच को तैयार कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की।
7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से नेतन्याहू इतना बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने गाजा से लेकर पूरे पश्चिमी एशिया को दहला दिया है। इजराइल ने इराक, सीरिया, यमन और लेबनान तक घुसकर अपने दुश्मन के एक एक ठिकाने को दहलाया है। हूती से लेकर हिजबुल्लाह तक के अपने एक एक दुश्मन को ढेर कर दिया है। 2 दिन पहले ही इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला कर अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को भी नाराज कर दिया था। लेकिन लगता है कि नेतन्याहू का ये इंतकाम अब तक पूरा नहीं हुआ है। इजराइल ने गाजा के अल शती कैंप में विध्वंसक मिसाइल अटैक किया। मिसाइल हमले में एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। इजराइल के भीषण हमलों से पश्चिमी गाजा कांप गया। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। गाजा में इजरायली हमलों की भयावह तस्वीर सामने आई। इजराइल ने गाजा में रिफ्यूजी कैंप से सटी इमारतों पर हमले किए। इन हमलों में इमारतों के साथ कई कैंप तबाह हो गए। हमलों के बीच लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। अटैक का ये तीसरा वीडियो और भी ज्यादा थर्रा देने वाला है। वेस्ट गाजा में आईडीएफ हमलों से हड़कंप मच गया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने रिफ्यूजी कैंप्स पर भीषण बमबारी की। इसमें कई घर जमींदोज हो गए। अब इजराइल के हमलों की इन 3 तस्वीरों को देखिए। इजराइल ने साउथ में भीषण हमला किया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहलाते हुए उसके कई वेपन डिपो तबाह कर दिए। इसके साथ ही इजराइल ने साउथ लेबनान की बेका घाटी में भी हमला किया। हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पहाड़ियों के बीच बने कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने हूती के ठिकानों पर भी हमला किया। इजराइल के हमलों में हूती के कई वेपन डिपो तबाह हो गए। यानी आप इस वक्त नेतन्याहू के क्रोध का अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल पर हमास के हमले को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस बीच नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। गाजा में भीषण बमबारी के बाद पूरी दुनिया की आलोचना झेलने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इस बार डंके की चोट पर कहा है कि कोई फिलिस्तीनी स्टेट नहीं है। ये जमीन जहां हम जंग लड़ रहे हैं, ये जमीन हमारी है और कोई हमसे हमारा हक नहीं छीन सकता। एक कार्यक्रम में जोशीला भाषण देते हुए नेतन्याहू ने जोर देते हुए कहा, हम करेंगे सुरक्षा अपनी जमीन की, अपनी विरासत की, अपनी संस्कृति की। दरअसल बेंयामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को लेकर एक बड़ी घोषणा की है, जिस पर अरब देशों का भड़कना तय है। नेतन्याहू ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक इजरायली बस्ती परियोजना के लिए हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इजराइल वेस्ट बैंक में माले अदुमीम बस्ती का विस्तार करना चाहता है। ये इजराइल का वो E1 प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार वो लंबे समय से कर रहा था। आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है? कैसे इससे वेस्ट बैंक 2 हिस्सों में बंट जाएगा? और क्या 58 वर्ष बाद इजराइल और अरब वर्ल्ड में सीधी टक्कर होने जा रही है? इस पर भी फिक्र की फाइल हम खोलेंगे। लेकिन पहले सुनिए नेतन्याहू ने कहा क्या है। यानी आप समझ सकते हैं कि आखिर नेतन्याहू का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ है। वो किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन के वजूद को मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि वो खुलकर कह रहे हैं कि कोई भी फिलिस्तीनी स्टेट नहीं है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल का सपना देखा है और इस सपने को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक बस्ती परियोजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देख रहे इजराइल के इस कदम ने अरब वर्ल्ड को भड़का दिया है। अब अरब देश खुलकर इजराइल के खिलाफ आ गए हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक बार फिर 58 वर्ष बाद इजराइल और अरब वर्ल्ड में सीधी टक्कर होगी? क्योंकि फ्रांस समेत कई पश्चिमी देशों ने खुलकर कहा है कि वो आने वाले वक्त में यूएनएससी की मीटिंग में फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। अब नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्लान की शुरुआत कहां से हो रही है, इसे भी समझते हैं। नेतन्याहू यरूशलेम के पूर्व में बस्ती बनाना चाहते हैं। 12 वर्ग किलोमीटर में फैली जमीन को E1 और E2 कहा जाता है। ये वेस्ट बैंक में माले अदुमीम के पास मौजूद है। इस प्रोजेक्ट को अमेरिका और यूरोप की आपत्ति के बाद 2012 और 2020 में स्थगित कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट में नई सड़कें और बड़े बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इस पर करीब $1 बिलियन खर्च का अनुमान है। अब नेतन्याहू ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि वेस्ट बैंक और गाजा पर इजराइल का कब्जा अवैध है। लेकिन जब भी संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो अमेरिका अक्सर वीटो कर देता है। जब अरब देश इजराइल के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी करते हैं तो अमेरिका अक्सर उन्हें चेतावनी देकर चुप करा देता है।
लेकिन इस बार अरब वर्ल्ड के साथ अमेरिका भी नाराज दिखाई दे रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि ट्रंप ने निजी तौर पर नेतन्याहू से कहा है कि अब दोबारा कतर जैसा हमला नहीं होना चाहिए। यानी अरब वर्ल्ड के साथ अमेरिका की नाराजगी इजराइल को अलग थलग कर सकती है। लेकिन नेतन्याहू अपने फैसले पर कायम है और लगातार पश्चिम एशिया में भीषण बमबारी कर रहे हैं। अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नेताओं के भाषाई आचरण पर। पिछले 48 घंटे में राजनीतिक दलों और इनके प्रतिनिधियों ने ऐसे काम किए हैं, ऐसे स्तरहीन बयान दिए हैं, जिसके बाद सिर्फ यही कहा जा सकता है, थोड़ी मर्यादा तो होनी चाहिए। फिक्र की यह फाइल नेताओं के इसी भाषाई आचरण पर है, जिसमें मां और बहन दोनों का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है। उन पर स्तरहीन और भद्दी बातें कही गई हैं। सबसे पहले वायरल बयान और वीडियो की बात करते हैं। पिछले 48 घंटे से एक वीडियो और एक बयान काफी वायरल हो रहा है। एआई से बना ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का है, जिसका बिहार कांग्रेस ने संवेदनहीन तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल किया है। इसकी काफी आलोचना हो रही है, जबकि स्तरहीन बयान यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से आया है, वो भी प्रियंका गांधी के ऊपर, जिसमें उन्होंने उन्हें राहुल गांधी की बहन कहा है और आपत्तिजनक बातें भी कही हैं। पहले उस एआई वीडियो की बात करते हैं, जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां को दिखाया गया है। बिहार कांग्रेस ने परसों सोशल मीडिया पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया। 36 सेकंड के इस एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, साहब के सपनों में आई मां। देखिए रोचक संवाद। इस वीडियो में प्रधानमंत्री के सपने में उनकी मां आकर कह रही हैं कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे। इस वीडियो में यह दिखाने की कोशिश है कि पीएम मोदी अपनी मां का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। एक बार उस वीडियो को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बीजेपी इस वीडियो से काफी गुस्से में है। वो ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने राजनीतिक बहस का स्तर गिराकर सारी हदें पार कर दी है। हालांकि मां वाली इस बहस में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया और पंडित नेहरू की एंट्री भी करा दी। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन के साथ पंडित नेहरू की एक तस्वीर पोस्ट की और ये लिखा कि एडविना के मोहपाश में जकड़े नेहरू ने भारत की धरती, अस्मिता और भविष्य को बार बार दांव पर लगाया। इसके अलावा बीजेपी ने भी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर राहुल गांधी का एक मॉफ्ड वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्हें साइकिल पर बैठा हुआ दिखाया गया है। वीडियो का कैप्शन है, खड़गे जी तो बोल ही चुके हैं, और वीडियो के ऊपर लिखा गया, सोचता हूं अगर इंडियन मोदी जी को वोट देंगे तो मुझे कौन वोट देगा। अब समझ आ रहा है कौन देगा। घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में ऐड करवा देता हूं। यानी बिहार में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए कहे गए अपशब्द धीरे धीरे एआई, वीडियो, जवाहरलाल नेहरू और राहुल गांधी तक पहुंच चुके हैं। ये तब है जब अभी बिहार का चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस को पीएम मोदी और उनकी मां के एआई जनरेटेड वीडियो में कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये जंगली लोग हैं। Where is the disrespect shown to his late mother? Show me one word. It's the duty of parents and their right to educate their children. She's only educating her child. Now, if the child thinks it's disrespectful towards him, I mean, it's his headache, not mine, not yours. इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से नहीं, कानूनी रूप से ऐसा सजा मिलनी चाहिए। मां का राजनीतिकरण करना मैं समझता हूं कहीं से उचित नहीं है, और इसलिए हमने कहा कि अभी नवरात्र का महीना है, एक अच्छे संदेश जाए, और कांग्रेस ने अच्छा संदेश देने का एक प्रयास किया। किसी की मां को, जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता, कुंठित मानसिकता से वो ग्रस्त। जब प्रधानमंत्री नोटबंदी में अपनी मां को, बुजुर्ग मां को खड़ा कर सकते हैं पॉलिटिकली, जो खुद ही कर रहा है, तो होगा नहीं भाई। मां की गाली, आप सोनिया जी को गाली भद्दी से भद्दी दी, मेरे को भाजपा के विधायकों ने गालियां दी विधानसभा में, तो मेरी मां नहीं है, प्रधानमंत्री जी की मां है। और बिहार बंद किया गया, कितनी माओं को रुलाया गया, और औरों की मां नहीं होती।
पीएम मोदी और उनकी मां के लिए जिस एआई वीडियो का इस्तेमाल हुआ है वो इस विवाद के केंद्र में है। पीएम की मां अब इस दुनिया में नहीं है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उनकी मां का वीडियो बनाकर पीएम मोदी को राजनीतिक रूप से टारगेट करने से बीजेपी क्रोधित है। पीएम मोदी के एआई वीडियो को लेकर बीजेपी मर्यादा की बात कर रही है, लेकिन राजनीति में लक्ष्मण रेखा लागने का ये एक तरफा मामला नहीं है। बीजेपी नेता भी पीछे नहीं है। यूपी सरकार में एक मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने प्रियंका गांधी पर बेहद स्तरहीन बातें कही हैं। प्रियंका की हंसी का मजाक उड़ाते हुए उनकी तुलना रावण की बहन शूर्पणखा से की है। दिनेश प्रताप सिंह ने यह बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इस दौरान उनके टारगेट पर पूरा गांधी परिवार था। राहुल गांधी और प्रियंका का नाम लेते हुए उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी को भी घसीटा। प्रियंका पर राक्षस जैसा अट्टहास करने का आरोप लगाया। दिनेश प्रताप सिंह के इन शब्दों पर अब विवाद हो रहा है। एक बार उनका वो वायरल बयान आपको भी सुनना चाहिए। कभी 55 साल की सेवाओं के बदले राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने वोट नहीं मांगा। जब भी वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, दादी के नाम पर दे दो, पिताजी की लाश लेके खड़े हो जाएंगे, पिताजी के नाम पर दे दो। और जब मोदी अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है, तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती, जैसे शूर्पणखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। आप हमको बताइए सम्मानित साथियों, एक बेटा अपने मां के अपमान से लज्जित होकर के रो रहा है और प्रियंका गांधी हा हा हंस के कहती हैं प्रधानमंत्री रोने आया था। बिहार में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे गए थे। इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे। इसी पर प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया था, जिसका उदाहरण देते हुए दिनेश प्रताप सिंह भाषा की सीमा पार कर गए। आज जब शूर्पणखा वाला विवाद सामने आया तो आपको प्रियंका का वो बयान भी आइए सुनवा देते हैं जो इस राजनीतिक कंट्रोवर्सी का सेंटर पॉइंट है। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर सियासी तापमान बढ़ने लगा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को खोखला बताया तो वहीं कांग्रेस ने दिनेश सिंह को चाटुकार कह दिया। वैसे जिस दिनेश प्रताप सिंह को आज गांधी परिवार पर हमला करने के लिए घेरा जा रहा है, वो कभी कांग्रेस का झंडा लेकर चला करते थे। 2018 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। उसके बाद रायबरेली से 2019 में वो सोनिया गांधी, जबकि 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, ये काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी, बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। शर्म नहीं आती उनको? आखिर कितनी चाटुकारिता करेंगे भारतीय जनता पार्टी की? उस गांधी परिवार जिन्होंने इस देश के लिए शहादतें दी, दिनेश सिंह जी को आगे बढ़ाया, आज उसी का फायदा वो बीजेपी में फसल काट रहे हैं। चाटुकारिता बंद करिए। दिनेश प्रताप सिंह के टारगेट पर सिर्फ प्रियंका ही नहीं बल्कि उनके भाई राहुल गांधी भी रहे। इस बार जब राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे तो पहले दिन से दिनेश प्रताप सिंह एक्शन मोड में थे। रायबरेली पहुंचते ही पहले उनके काफिले के सामने धरना दिया, वोट चोरी के आरोपों को लेकर उनका विरोध किया और जब दिशा यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी से उलझ गए। दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
जिस दिशा मीटिंग की अध्यक्षता की बात राहुल गांधी कर रहे थे, प्रक्रिया समझा रहे थे, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी आइए दे देते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिला स्तर पर सांसद की अध्यक्षता में दिशा का गठन किया है। इसकी बैठक हर 3 महीने पर सांसद की अध्यक्षता में होती है। इसमें जिले के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी भाग लेते हैं। ये कमेटी जमीनी स्तर पर केंद्र की योजनाओं और कामकाज की निगरानी करती है। खैर, गांधी परिवार बनाम दिनेश प्रताप सिंह वाले इस राजनीतिक एपिसोड में एक तस्वीर और वायरल हो रही है। ये तस्वीर उसी रायबरेली से आई जहां राहुल गांधी और दिनेश सिंह के बीच तकरार हुई थी। तस्वीर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से एक युवा नेता हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि दिनेश सिंह के बेटे हैं, जिनकी राहुल से मीटिंग में तीखी बहस हुई थी। पास में ही दिनेश प्रताप सिंह भी नजर आ रहे हैं। हैंडशेक के वक्त मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर वायरल हुई तो तरह तरह के सवाल होने लगे, कमेंट लिखे जाने लगे। तो दिनेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने सफाई दी कि दिशा की बैठक के बाद राहुल गांधी ने सभी ब्लॉक प्रमुखों के साथ हाथ मिलाया, जिसमें सिर्फ मेरे बेटे के साथ हाथ मिलाने वाली फोटो वायरल की गई। संभव है मेरे बेटे को राहुल गांधी पहचानते ना हो। मेरे कुछ आलोचकों ने ऐसा इसलिए किया ताकि जनता, पार्टी नेतृत्व और सरकार नाराज हो जाए। वैसे राहुल गांधी जी ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, जबकि उनके आने पर मैं खड़ा हुआ, उनका अभिवादन भी किया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं सुशीला कार्की। सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। एक लंबी उथल पुथल के बाद जिस तरह के हालात नेपाल में बने हुए थे, ये देखिए, ये शपथ ग्रहण की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी। कई नाम सामने आने के बाद आखिरकार सुशीला कार्की के नाम पर एक सहमति बनी थी। संसद को भंग कर दिया गया है। हालांकि उसके लिए पहले एक विवाद बन रहा था। ये कहा जा रहा था कि संसद को भंग ना किया जाए। अभी भी केपी शर्मा ओली और उनकी पार्टी के तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं नेपाल की सुशीला कार्की। ये बताया जा रहा है कि आज रात ही, यानी अब से कुछ देर बाद ही, वो पहली बैठक भी बुलाएंगी, यानी तेजी से काम करना शुरू करेंगी। सुशीला कार्की का भारत के साथ एक अहम कनेक्शन भी है। उन्होंने अपनी पढ़ाई BHU से की है, पॉलिटिकल साइंस में। नेपाल में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी काफी मुखर रही हैं। सुशीला कार्की को काठमांडू के मेयर बालेन साका भी समर्थन हासिल हुआ है, जिन्हें युवाओं का समर्थन हासिल है। नेपाल में भीषण हिंसा और आगजनी और तख्तापलट के बाद आखिरकार नेपाल को उसका नया मुखिया मिल गया है। पीएम ओली के इस्तीफे के बाद अब नेपाल की कमान सुशीला कार्की को मिल गई है। आज उन्होंने नेपाल के नए अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले नेपाल के राजनीतिक दलों के बीच संसद को भंग करने पर भी सहमति बन गई थी। संसद भंग होने का मतलब है कि वहां आगे चलकर जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो चुनाव भी कराए जाएंगे। पहले आपको सुशीला कार्की का संक्षेप में एक परिचय भी दे देते हैं। 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में उनका जन्म हुआ। 1972 में विराटनगर से ग्रेजुएशन किया। फिर 1975 में BHU से राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। 1979 में विराटनगर से वकालत की शुरुआत की। 1985 में नेपाल के धरान से वो सहायक अध्यापिका के तौर पर काम उन्होंने करना शुरू किया। इसके बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुई। फिर 2010 में स्थायी न्यायाधीश बन गई और 2016 में कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी बनी। नेपाल की इकलौती महिला न्यायाधीश। हालांकि कुछ समय के लिए 2016 में उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की वो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं।
इसी बीच अप्रैल 2017 में तत्कालीन सरकार ने सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव रखा और जांच पूरी होने तक पद से निलंबित किया गया। सुशीला कार्की भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी काफी मुखर रही हैं और इस वजह से भी वो पसंद बनी अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए। सुशीला कार्की को जेन ज़ी का समर्थन भी हासिल हुआ और उसके बाद उन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। सुशीला कार्की नेपाल के विराटनगर की रहने वाली हैं, जो भारत की सीमा से काफ़ी नज़दीक है। ये दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। भारत में वो काफ़ी समय तक रही हैं। वो ठीक ठाक हिंदी भी बोल लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो उस व्यक्ति की पत्नी हैं जो एक प्लेन हाईजैक में शामिल रहा है? सुशीला कार्की की शादी नेपाली कांग्रेस के नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई थी। उनकी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से मुलाकात BHU में पढ़ाई के दौरान हुई थी और बाद में सुवेदी ने 1973 में नेपाल एयरलाइंस का एक विमान हाईजैक कर लिया था। ये विमान विराटनगर से काठमांडू जा रहा था, तभी ये हाईजैक किया गया। इस हवाई जहाज में 19 यात्री सवार थे, जिनमें से एक मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा भी थी। इस हाईजैकिंग के मास्टरमाइंड तत्कालीन PM गिरिजा प्रसाद कोइराला थे। हाईजैकिंग का टारगेट 30 लाख रुपए थे, जो विराटनगर के बैंकों से ले जाए जा रहे थे और इस हाईजैकिंग का उद्देश्य राजशाही के खिलाफ संघर्ष के लिए धन जुटाना था। हाईजैक किए गए विमान को बिहार के फरबीसगंज में उतारा गया। बाद में पैसों को कार से दार्जिलिंग ले जाया गया। सुवेदी और दूसरे हाईजैकर्स को मुंबई में फिर गिरफ्तार किया गया था। 1975 में आपातकाल के दौरान सभी को रिहा भी कर दिया गया। अब ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है और अब नेपाल की कमान उन्हीं दुर्गा प्रसाद सुवेदी की पत्नी सुशीला कार्की के हाथ में है। उनके जीवन का ये पन्ना भले ही विवादित रहा हो, लेकिन कार्की ने अपने करियर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और न्यायिक सुधारों के लिए बहुत काम किया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए, जिनमें तत्कालीन सूचना और संचार मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को पद पर रहते हुए जेल की सजा सुनाना भी शामिल था। ऐसे फैसलों ने उन्हें नेपाल में एक अलग पहचान दिलाई। नेपाल में आंदोलन का एक बड़ा टारगेट भ्रष्टाचार था। इस लिहाज से भी सुशीला कार्की फिट कैंडिडेट हैं। शायद ये भी एक कारण रहा होगा उनके नाम पर सहमति बनाने का। बताया ये भी जा रहा है कि अंतरिम प्रधानमंत्री की शपथ लेने के फौरन बाद वो आज ही एक अहम बैठक भी करेंगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सुशीला कार्की ने शपथ ले ली है और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद उन्हें बधाई दी जा रही है। और फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समंदर में भारत की शक्ति की। अब भारत की नौसेना को समंदर में असीम शक्तियां मिलने वाली हैं। जिस हिंद महासागर से दुनिया के 80% तेल और 75% समुद्री व्यापार होता है, जिस हिंद महासागर में चीन की चालबाजियां देखने को मिलती रहती हैं। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अगर हिंद महासागर में किसी भी तरह की रुकावट आई तो यूरोप, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और एशिया का व्यापार ठप पड़ जाएगा। यानी हिंद महासागर पर दबदबा बनाकर दुनिया पर असर डाला जा सकता है। उस हिंद महासागर पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए आज भारत ने नेवी बेस INS अरावली का उद्घाटन कर दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली पहाड़ियों के बीच प्रदेश का पहला नेवी बेस तैयार किया गया है। अब हरियाणा से समंदर पर नजर रखी जाएगी। गुरुग्राम स्थित ये बेस न केवल भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि रणनीतिक बढ़त भी दिलाएगा। INS अरावली का नाम अरावली पर्वत श्रृंखला पर आधारित है। ये वही पर्वत श्रृंखला है जिसने अतीत में कई हमले झेले हैं और सैकड़ों वर्षों तक रक्षा करने में मददगार साबित हुई है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि हरियाणा से समंदर की दूरी 1100 किलोमीटर है, फिर गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों के बीच नेवी बेस कैसे हो सकता है? नेवी का बेस तो समंदर के किनारे होना चाहिए। आज आपको ऐसे सभी सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे। गुरुग्राम में बनाया गया नेवी का बेस दिल्ली हेडक्वार्टर के नजदीक है। एयरपोर्ट से इसकी बेहतर कनेक्टिविटी है। अरावली की पहाड़ियों और जंगल से घिरे होने की वजह से ये सुरक्षित है। इसके अलावा यहाँ पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर को अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे इसके ऑपरेशन में अब सुविधा मिलेगी। ये तो हो गई लोकेशन की बात। फिर भी शायद आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि समंदर से 1100 किलोमीटर दूर होने से आखिर यहाँ काम कैसे होगा। ये भी आइए समझ लेते हैं। INS अरावली से समंदर में हर जहाज, सबमरीन और संदिग्ध मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इस नेवी बेस को 25 देशों के 43 मल्टीनेशनल सेंटर से लाइव फीड मिलेगी।
गुरुग्राम में रहते हुए AI और डेटा एनालिसिस से दुश्मन और मित्र देशों की पहचान करने में आसानी होगी। इस काम में अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से सीधा सहयोग मिलेगा। गुरुग्राम से ही समुद्री डकैती, आतंकवाद और मानव तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ड्रग स्मगलिंग और अवैध मछली पकड़ने पर भी निगरानी रखी जाएगी। यानी भले ही INS अरावली समंदर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, फिर भी कोई भी दुश्मन भारत के खिलाफ किसी तरह की हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये सब कोऑर्डिनेशन के लिए और जो इंटेलिजेंस मिलेगी सैटेलाइट से मिलेगी, बाकी सोर्सेज से मिलेगी, इन सब के लिए बनाया गया है INS अरावली, जो कि गुड़गांव में अरावली हिल्स में स्थित है। और ये वाकई में एक ताकत में इजाफा करेगा, क्योंकि ताकत खाली तलवारों में या गन्स में या तोपों में या मिसाइल से नहीं है, उसके पीछे काम करता है कि हम कितना सटीक तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं, कितना सटीक तरीके से वार कर सकते हैं और कितनी सटीक तरीके से हमारा मूवमेंट हो सकता है। एक कोऑर्डिनेटेड लड़ाई लड़ने के लिए एक समुद्र की डोमेन को, यानी कि मैरीटाइम डोमेन नॉलेज MDA के लिए में काफ़ी काम करेगा। और अब बात करते हैं उस खबर की जिसमें यूपी पुलिस पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि यूपी की पुलिस इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। ये पूछा जा रहा है कि यूपी की पुलिस किसी प्रदर्शनकारी की पीट कर जान कैसे ले सकती है। ये सवाल तब और वायरल हो जाने हैं जब यूपी पुलिस की पिटाई में मरने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता हो। यूपी के गाजीपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। ये तस्वीर उसी प्रदर्शन की है। इस तस्वीर में बीजेपी के कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय भी दिख रहे हैं। ये दिव्यांग थे। पुलिस की पिटाई से इनकी मौत हो चुकी है। अब ये मामला यूपी में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्षी नेता यूपी पुलिस पर गुंडागर्दी वाले आरोप लगा रहे हैं। यूपी सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको प्रदर्शन वाली एक और तस्वीर के जरिए पूरी कहानी आइए समझाते हैं। कैसे 9 सितंबर को देर रात बीजेपी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने लाइट बंद की, उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया। इससे बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय घायल हुए और आज उनकी मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता गांव की समस्याओं को लेकर अनशन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आपको बता दें कि यूपी के गाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता नोनहरा थाना परिसर में धरना दे रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि रात 1:30 बजे पुलिस ने लाइट बंद कर लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज में घायल सियाराम उपाध्याय की आज सुबह मौत हो गई। ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद कार्रवाई भी हुई है। थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। 6 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है। अब पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी, जिसके बाद पूरा सच सामने आएगा। मृतक के परिजनों ने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से लोग बहुत आक्रोशित हैं। यूपी पुलिस के लाठीचार्ज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान वो भाग नहीं पाए थे, जमीन पर गिर गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने बेरहमी से उनकी पिटाई की। किसी तरह वो अपने घर पहुंचे, लेकिन जान नहीं बच पाई। आप सुनिए पूरे मामले में पीड़ितों की पीड़ा क्या है और पुलिस क्या दलील दे रही है। हम लोग धरना पर बैठे, हम लोग 1 बजे रात तक बैठे थे। 1:30 बजे रात को सोनू नहरा कप्तान से आदेश लेकर लाठीचार्ज हम लोग को किया। गेट बंद किया गया था, लाइट भी बंद कर दी गई थी और उसके बाद घेर कर हम लोग को मारा गया। पलटे बाबू है, काला हो गया मार के, सिपाही है मार सवाल यही है कि पुलिस का काम क्या होता है और पुलिस क्या कर रही है। एनकाउंटर के लिए प्रसिद्ध यूपी पुलिस की चर्चा अब लाठीचार्ज को लेकर भी पूरे देश में हो रही है। सवाल यूपी सरकार पर भी उठ रहे हैं। विपक्ष के नेता ये व्यंग कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड बना रही है। अब सत्ताधारी दल के अपने लोग भी इसके शिकार होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड बना रही है और कोई एक घटना नहीं है।
गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस दौड़ा दौड़ा कर थाने में मार रही है। इसका मतलब समझ सकते हैं किस तरीके की स्थिति हो गई। आम जनता का क्या हाल होगा, आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे ये लोग। खानापूर्ति की गई है, कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया। अरे ये तो सीधे सीधे हत्या का मामला है, हत्या हुई है, इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे पुलिस वालों को जेल भेजना चाहिए। पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। मैं प्रशासन से भी इस संबंध में बात करूंगा अभी, और पार्टी की तरफ से उस परिवार की जो मांग होगी उसको हम सब पूरा करेंगे। जो आज प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज चरम पर है, अराजकता की शिकार बन चुकी है, उसी की देन है कि कहीं अधिकारी रोना रो रहे हैं तो कहीं सत्ता पक्ष के भी कार्यकर्ता मौत के शिकार थाने में बन रहे हैं। फिक्र में अब अगली खबर फुल टाइम एक्ट्रेस से पार्ट टाइम सांसद बनी कंगना रनौत की, जिनके लिए अपने ही बयानों पर माफी मांगना और शर्मिंदा होना एक नया फैशन बन गया है। कंगना रनौत के फिल्मी डायलॉग्स पर 70 mm के पर्दे पर भले ही तालियां बजती हों, लेकिन राजनीति में उनके डायलॉग फिलहाल उनके लिए मुसीबत ही लेकर आए हैं। इन्हीं में से एक है कंगना रनौत का 100 रुपए वाला वो ट्वीट जो 5 साल बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। तब ये ट्वीट उन्होंने 73 वर्ष की एक बुजुर्ग दादी पर किया था। आज उसी ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सांसद मैडम की क्लास लगा दी और उनकी राहत मांगने वाली याचिका को खारिज भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत को आज क्या सुनाया और क्यों सुनाया, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कंगना ने ऐसा क्या लिखा था कि 5 साल बाद भी वो अपने उस डायलॉग को लेकर मुश्किल में है। असल में 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें कंगना ने आंदोलन पर बैठी 73 वर्ष की बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर को लेकर एक ट्वीट किया था। तब कंगना रनौत ने एक वकील की पोस्ट को रीपोस्ट किया था, जिसमें महेंद्र कौर को शाहीन बाग की बिल्किस बानो दादी बताया गया था। इस पर कंगना ने लिखा था वो 100 रुपए में उपलब्ध है। वैसे तो अब ये पोस्ट कंगना के एक्स अकाउंट से डिलीट हो चुका है, लेकिन आज के दौर में पोस्ट भले ही डिलीट हो जाएं, उसके स्क्रीनशॉट आपका पीछा नहीं छोड़ते। तब कंगना ने लिखा था ये वही दादी हैं जिसे टाइम मैगजीन में भारत की पावरफुल महिला होने पर फीचर किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए शर्मनाक तरीके से इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है। कंगना रनौत को लगा था कि उनके फिल्मी डायलॉग की तरह जनता इस संवाद को भी पसंद करेगी और बात यूं ही निकल जाएगी, लेकिन ये कंगना की गलतफहमी थी, क्योंकि 5 साल बाद आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और यहां भी कंगना को जोर का झटका बहुत जोर से ही लगा है। इस ट्वीट को लेकर कंगना को जो समन जारी हुआ था, उसी से राहत पाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कंगना ने ये मांग की थी कि उनकी टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि केस को रद्द कर दिया जाए, लेकिन आज कंगना की ये याचिका अदालत ने खारिज कर दी और जो कहा वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कोई साधारण रीट्वीट नहीं था, बल्कि आपने इस ट्वीट के साथ अपनी टिप्पणियां भी जोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कंगना से कहा कि आपने तो इसमें मसाला डाल दिया, अब आप अपनी इन टिप्पणियों पर क्या कहेंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कंगना के इस ट्वीट पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि इससे ट्रायल पर असर पड़ सकता है। कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद कंगना रनौत ने मानहानि केस को रद्द करने वाली याचिका वापस ले ली। मतलब ये कि कंगना रनौत के लिए इस मामले में मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। वैसे आपको याद होगा 2024 में ये भी खबर आई थी कि कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया था। दावा है कि उस थप्पड़ का कनेक्शन भी कंगना के इसी ट्वीट से था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये दादी 100 रुपए में उपलब्ध है। जबकि उनकी इस टिप्पणी से नाराज होकर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने एयरपोर्ट पर न सिर्फ कंगना को थप्पड़ जड़ा था, बल्कि इसका कारण भी बताया था। तब महिला कर्मचारी ने कहा था कि जिस धरने को लेकर कंगना ने टिप्पणी की थी, उसमें उनकी मां भी शामिल थी। वैसे बात 5 साल पुरानी हो या अभी की, कंगना पहले भी कंट्रोवर्सी क्वीन थी और आज भी उन्होंने अपने इस टाइटल को बरकरार रखा है। जब से वो बीजेपी की सांसद बनी है, कई बार अपनी पार्टी के लिए अपने बयानों से मुसीबतों का रिचार्ज वो कराती रहती है। हम आपको कंगना रनौत के वो राजनीतिक डायलॉग दिखाते हैं जिन पर काफी बवाल हो चुका है। जैसे किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने हिंसा, रेप और हत्या वाला विवादित बयान दिया था।
इस पर तो बीजेपी ने कंगना की क्लास भी लगाई थी और आगे कुछ भी ना बोलने का ऑर्डर जारी कर दिया था। कृषि कानून पर कंगना रनौत ने कहा था कि कृषि कानून को फिर से लागू किया जाना चाहिए, जबकि खुद केंद्र सरकार ने उस कानून को वापस लिया था। इसी तरह कंगना ने कांग्रेस सांसद और संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर ड्रग्स वाला आपत्तिजनक बयान दिया था।